हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस इन पीसीएस। इस लेक्चर में हम लोग दोस्तों नाइन्थ क्लास की जो ज्योग्राफी की जो एनसीईआरटी है उसके अंदर चैप्टर 3 को डिस्कस करेंगे। ड्रेनेज या ड्रेनेज सिस्टम जिसको आप कहते हो। देखो, ये ड्रेनेज ना कोई गटर नहीं होता है, ठीक है। काफ़ी लोगों के मन में भ्रम होता है कि ये क्या है ड्रेनेज, तो सर ये गटर होता है। ड्रेनेज को ना ज्योग्राफी के अंदर एक्चुअली डिनोट करा जाता है इन टर्म्स ऑफ रिवर्स या कोई भी स्ट्रीम्स जनरली, क्योंकि आप जानते हो कि रिवर जैसा अस्तित्व जो होता है वो शुरू से नहीं होता है। रिवर्स बनती हैं, उनका अस्तित्व जो शुरू होता है रिवर बनने का वो स्ट्रीम्स के थ्रू ही होता है। ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी इससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो पूछता रहता है। और अब यूपीएससी ने एक थोड़ा सा लेवल अप कर दिया है जिसमें वो ड्रेनेज सिस्टम सिर्फ इंडिया को कंसिडर करते हुए नहीं पूछता, अब वो कॉन्टिनेंटल ड्रेनेज सिस्टम पूछता है, एशिया का और बहुत सारी कंट्रीज़ के अंदर वो रिवर सिस्टम वगैरह के बारे में पूछता है। लेकिन यूपीएससी का अभी तक जो तरीका है इसके बारे में पूछने का जो क्वेश्चन है वो फैक्चुअल है कि रिवर्स आपको दे देता है और कहता है कि इसकी ट्रिब्यूटरीज या डिस्ट्रीब्यूटरीज जो हैं वो राइट साइड कॉलम में है और बताओ कौन सा जो पेयर है वो करेक्टली मैच्ड पेयर है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कंसेप्ट नहीं पूछे जाते हैं यूपीएससी के द्वारा। अब ये टॉपिक मेंस पर्सपेक्टिव से भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड आपके इंडियन ज्योग्राफी के कंटेक्स्ट में अगर सीजन्स एंड क्लाइमेट के बाद, इंडियन मॉनसून के बाद, अगर रेनफॉल पैटर्न के बाद अगर कोई सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो है आपका ड्रेनेज सिस्टम या रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया। तो हम जानते हैं सबसे पहले कि ये ड्रेनेज का मतलब क्या होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, ड्रेनेज का मतलब कोई गटर नहीं होता, ज्योग्राफी में उसका मतलब होता है, देखो लेमैन लैंग्वेज में ड्रेनेज का मतलब यही होता है कि जहाँ पर सड़ा हुआ गंदा पानी, गटर का पानी पड़ा हो, वो ड्रेनेज होता है ज्योग्राफी में। लेकिन इसका मतलब क्या होता है, रिवर सिस्टम, किसी भी एक एरिया का। अब जैसा कि आप जानते हो जो रिवर्स हैं वो, आप मतलब राइटर यहाँ पर आपको ये क्यों कह रहे हैं कि वो किसी भी एक एरिया का रिवर सिस्टम, क्या सारे रिवर सिस्टम सेम नहीं होते हैं? नहीं होते हैं, बिकॉज कहीं पर रिवर्स का ओरिजिन जो होता है उसका कारण बनता है बारिश, रेनफॉल की वजह से, और कहीं पर रिवर्स के बनने का कारण बनता है मेल्टिंग ग्लेशियर्स। अब अक्सर आप लोगों ने बचपन से एक बात सुनी होगी कि नदियां पहाड़ों में से निकलती हैं, तो इन दोनों में से कौन सी बात ठीक है? देखो, वैसे तो अगर मैं आपको बताऊं तो ग्लेशियर्स का मेल्ट होना और ये बोलना कि नदियां पहाड़ों में से निकलती हैं, ये वाली बात यहाँ पर ज़्यादा लॉजिकल तरीके से फिट होती है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि रेनफॉल को आप ये नहीं कह सकते कि नदियां पहाड़ों में से निकलती हैं, तो ये कंसेप्ट वहाँ पर बेकार हो जाता है। क्यों? अगर पहाड़ के किसी चोटी पर वहाँ पर बादल हैं, उसका प्रेसिपिटेशन होकर, कंडेंसेशन होकर प्रेसिपिटेशन हो रहा है, तो वहाँ से भी, उस पहाड़ी रीजन से भी होते 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 माउंटेन फुटहिल्स तक आते आते और प्लेन रीजन्स तक एंटर करते करते वो भी तो एक रिवर का रूप ले सकता है। बिल्कुल ले सकता है, ठीक है। तो ड्रेनेज, सबसे पहले तो आपने एक बेसिक टर्म ये जानना कि ड्रेनेज होता है एक एरिया का रिवर सिस्टम। तो हमें बड़ी सारी जो छोटी छोटी रिवर्स हैं वो अपने हिंदुस्तान में देखने को मिलती हैं, छोटी छोटी रिवर स्ट्रीम्स देखने को मिलती हैं जो कि अलग अलग डायरेक्शन से जो है वो आती हैं साथ में, एंड दे फॉर्म द मेन रिवर। यानी कि राइटर हमें यहाँ पर एक बड़ी अच्छी बात बता रहा है। वो कह रहा है कि एक नदी को नदी तब तक नहीं बोला जाता, उसका अस्तित्व नदी का तब तक नहीं बनता जब तक कोई स्ट्रीम्स उसको ज्वाइन ना करें। जैसे यहाँ पर एक रिवर स्ट्रीम है, ओके, ये एक रिवर स्ट्रीम है, उसके बाद ये एक रिवर स्ट्रीम है और ये एक रिवर स्ट्रीम है, ठीक है। आराम से समझना। अब यहां पर मैं मेन रिवर को थोड़ा सा डार्क ब्लू कलर से डिनोट करते हुए बनाता हूं। एक नदी है, वो ऐसे होते हुए ऐसे होते हुए ऐसे होते हुए जा रही है, ठीक है। थोड़ा सा इसको हम थिक भी कर देते हैं ताकि आपको पता लग जाए मेन रिवर है। बिल्कुल आराम से समझने की कोशिश करना, जिसको अगर आपको नहीं पता तो आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा। कई लोग ये सोचते हैं कि रिवर एक रॉ टर्म होती है, रिवर ऑटोमेटिकली ऐसे ऑरिजिनेट होती है, ऐसा नहीं होता है। रिवर का अस्तित्व होने के लिए पहले किसी और चीज़ के होने की आवश्यकता होती है, और वो होती है स्ट्रीम्स। तो देखो, मैं यहाँ पर बना रहा हूँ आपके लिए स्ट्रीम 1,
स्ट्रीम 2, स्ट्रीम 3 एंड स्ट्रीम 4। ठीक है। अब ये जो रिवर्स को, ये जो मेन रिवर है, इसको हम बना देते हैं, इसको लिख देते हैं, ये है रिवर। ये आपकी मेन रिवर। ठीक है। अब ये जो छोटे छोटे जो पानी के जो स्रोत हैं, ये जो फूट कर आ रहे हैं और इस मेन रिवर को ज्वाइन कर रहे हैं, तो अगर मैं आपको यहाँ पर बोलूँ इस रिवर की आपको कितनी स्ट्रीम्स दिख रही हैं? 1, 2, 3, 4। जब इनका आपस में संगम होता है, यूनियन होता है, तब ये जाकर क्या बनाती हैं? रिवर। ठीक है। अब ये जो यूनियन है, जब कोई भी स्ट्रीम एक मेन रिवर को ज्वाइन कर रही है, ये जो यूनियन है, इस यूनियन को हम लोग क्या बोलते हैं? इस यूनियन को एक हम टर्म देते हैं, ये इस रिवर की हो जाती है फिर ट्रिब्यूटरीज। जब ये रिवर आगे जाके कहीं ना कहीं तो खत्म होगी ना, ये है सी सबसे पहले तो, क्योंकि सी से ही शुरुआत होती है, ओशन तो बाद में मिलता है, और सी के इर्द गिर्द है। थोड़ा सा इसको हम थिक कर देते हैं ताकि आपको क्लियरली विजिबल हो। ये है इसके इर्द गिर्द एक आपकी कोस्ट लाइन। तो जब ये जो रिवर है ये सी में मिक्स होने के लिए जा रही है, इसको हम लिख देते हैं, ये है आपका सी। ये डायग्राम आप चाहो तो बना सकते हो, मतलब मुझे काफ़ी हैंडी लगता है शुरू शुरू में जब मैंने इसको पढ़ना शुरू करा था, क्योंकि टिपिकल टॉपिक होते हैं, थोड़े से ये एनालिटिकल होते हैं, सेल्फ स्टडी में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। तो ये मेरे कुछ सालों की ऐसी कुछ मेहनत है जिससे मैं शॉर्ट में इन सब चीज़ों को हमेशा के लिए कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ याद रख पाता हूँ। तो अगर आप पहली बार अगर सुन रहे हो, या फिर अगर आपको एक कंसेप्ट अगर नहीं पता, या आपको लगता है अगर आप भूल जाओगे, तो इस तरीके की चीज़ें आप बना सकते हो जैसे मैं बना रहा हूँ। तो रिवर जो है, जब ये एक अपने एंडिंग पॉइंट पर पहुंचती है, जो कि होता है उसका सी, एंड विच वर्क्स एज रिवर माउथ। तब रिवर करती क्या है? रिवर अब ना, जो मेन ये बहती हुई आ रही है, फिर से हम इसको थोड़ा सा थिक कर देते हैं ताकि मेन रिवर हमें दिखे। ये यहाँ से आई, रिवर आ रही है। इसके बाद ये ऐसे करके डिवाइड हो जाती है। अब जो पहले जो यूनियन में इसके साथ जो लोग आए थे वो थे ट्रिब्यूटरीज। अब इस यूनियन का क्या हो रहा है? डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, या फिर आप कह सकते हो डिस इंटीग्रेशन हो रहा है। और तब जाकर ये जो विभाजन हो रहा है, इसको आप कह सकते हो एस डिस्ट्रीब्यूटरीज। अब जब भी कोई रिवर माउथ में गिरती है, अब मतलब ऑब्वियसली बात है, सी के साथ वो मर्ज हो रही है, उसी को मैं रिवर माउथ कह रहा हूँ। तो आपको पता है कि यहाँ पर आपको कुछ मिलाकर मैं ऐसे 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 करके बना देता हूँ।
ये आपका नदी के साथ उसकी स्ट्रीम्स के साथ आया हुआ कीचड़ है, और इस कीचड़ को हम लोग कहते हैं जब ये ऐसी शेप में बनता है इस ट्रिब्यूटरीज डिस्ट्रीब्यूटरीज के साथ, तब ये जाकर बनता है एक प्रकार का आपका एलुवियल फैंस। ठीक है। हाँ, और मैं आपको एक बात बता रहा था कि जब कोई भी रिवर माउथ के साथ रिवर माउथ की तरफ जाती है अपनी जर्नी को कंप्लीट करते हुए, तो दो तरह की रिवर होती हैं। देखो, किसी भी कंट्री के अगर आप अंदर जाओगे तो आपको दो ही प्रकार की रिवर मिलेंगी। एक जो कि मूव कर रही हैं अपने रिवर माउथ से, वो मिल रही हैं राइट डायरेक्शन में, और एक लेफ्ट में। अगर वो लेफ्ट में जा रही हैं, अगर वो लेफ्ट में जाकर उनका वो रिवर माउथ बन रहा है, तो ऑब्वियस ही बात है वो रिवर राइट टू लेफ्ट ट्रेवल कर रही थी। और इसको हम लोग क्या कहते हैं, लेफ्ट कौन सी डायरेक्शन होती है, यहां पर हम नाम दे देते हैं वेस्ट होती है। बताओ, राइट साइड आपका ईस्ट होता है। तो अगर कोई रिवर का रिवर माउथ वेस्ट की तरफ है तो आप उसको कहते हो वेस्ट फ्लोइंग रिवर। अगर वो राइट साइड की तरफ है, ईस्ट की तरफ है, तब आप उसको कहते हो ईस्ट फ्लोइंग रिवर। बस इस चैप्टर के अंदर जो ये मैंने डायग्राम बनाकर ये जो कहानी पेली है ना, यही है बस। इस चैप्टर के अंदर मैंने आपको जो पूरा जिस्ट दे दिया इस पूरे बड़े चैप्टर का, इसमें आपके सारी कहानी समझ आती है बस। अब आप किसी भी नदी को इस चैप्टर के अंदर जब मेरे साथ पढ़ोगे या रिवर सिस्टम को पढ़ोगे, रिवर सिस्टम मतलब बेसिकली क्या होता है, वो एक लार्जर एरिया है जहाँ पर बड़ी सारी स्ट्रीम्स एक रिवर को बना रही हैं, और बहुत सारी रिवर हमें देखने को मिल रही हैं। सिर्फ एक रिवर नहीं है, हर एक रिवर की अलग अलग स्ट्रीम्स हैं। तो वो पूरा का पूरा एक तरीके से जो फूड चेन या फूड वेब की तरह एक पूरा जो सिस्टम मिलता है हमें नदी का, उसको हम लोग कहते हैं रिवर सिस्टम। ठीक है। तो आपको अब किसी भी नदी को जब पढ़ना है मेरे साथ, तो इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए पढ़ना है कि सर सबसे पहले आप ये बताओ कि उसकी स्ट्रीम्स कौन कौन सी हैं, ट्रिब्यूटरीज क्या क्या हैं, कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज मिक्स होकर वो रिवर बनी, फिर उसका रिवर माउथ कहाँ पर है, और उससे पहले अपने अस्तित्व को ख़त्म करने से पहले, रिवर माउथ में इंटीग्रेट होने से पहले उसका डिसइंटीग्रेशन जो विभाजन होता है, तो डिस्ट्रीब्यूटरीज कौन कौन सी बनती हैं। बस अगर आप इन पैरामीटर्स को रखते हुए इस चैप्टर को पढ़ोगे ना अगर मेरे साथ, आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। और दूसरी चीज़ तो मैंने आपको शुरू में बताई थी कि कुछ रिवर्स होती हैं वो बारिश की वजह से होती हैं। बारिश सदाबहार तो होगी नहीं, तो वो हो जाती हैं सीजनल रिवर। और मेल्टिंग ग्लेशियर की वजह से वो ग्लेशियर पिघल रहा है, पिघल रहा है, पिघल रहा है, नदियाँ बनती जा रही है, बनती जा रही है, बनती जा रही हैं। पहाड़ों से वो ग्लेशियर पिघलता पिघलता नीचे की तरफ आए जा रहा है, आए जा रहा है, आए जा रहा है। उसका कोई मौसम नहीं है, कोई डेट नहीं है, कोई तारीख नहीं है। वो 365 दिन 24/7 ऐसा काम कर रहा है, चाहे वो धीरे पिघल रहा है, चाहे वो तेज़ पिघल रहा है, चाहे वो 4-4 5-5 दिन के गैप के बाद पिघल रहा है, लेकिन वो पिघल रहा है। तो उस प्रकार की जो रिवर्स जो बनती है उसको हम लोग कहते हैं सदाबहार रिवर, नोन एज पेरिनियल रिवर्स इन ज्योग्राफी इन इंग्लिश। ठीक है। अब तो कोई दिक्कत नहीं है, इतना बेस आपको समझ में आ गया। पहले बताओ, आगे बढ़ने से पहले ये डायग्राम समझ में आया अच्छे से? काफ़ी हैंडी है, इजी है, ये पूरी कहानी को ख़त्म कर दे रहा है आपकी, है ना। तो किसी भी नदी को इसी के बेसिस पर पढ़ना। ठीक है श्रेया, है ना, बना लिया होगा श्रेया। ये डायग्राम्स बना लेते हो ना, थोड़े से एक बार के लिए बना लिया करो। रिवीजन सीरीज करवाऊंगा ना तो और अच्छे से बना बना के दोबारा दिखा दिया करूंगा हर सब्जेक्ट के, हिस्ट्री के, ज्योग्राफी के। तब तो मैं अपने नोट्स वगैरह भी आप लोगों के साथ मतलब अच्छे से शेयर करूंगा। फ्रेश नोट्स भी आजकल मैंने बनाना स्टार्ट कर दिए हैं इस महीने से। 1 अक्टूबर से जो हमारी रिवीजन सीरीज स्टार्ट हो रही है ना, 6 क्लास की हिस्ट्री और ज्योग्राफी को आज से मैंने पकड़ना शुरू कर दिया है। इसलिए मैंने सुबह क्लास नहीं रखी थी, मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए था सारी चीज़ें चॉक आउट करने के लिए, प्लानिंग करने के लिए। और 1 अक्टूबर से हमारी कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन सीरीज स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं, तो जो छोटी छोटी जो स्ट्रीम्स हैं विच आर फ्लोइंग इन डिफरेंट डायरेक्शंस, दे कम टुगेदर टू फॉर्म मेन रिवर। अब तो कोई दिक्कत नहीं है इस लाइन में, अब तो ये बच्चों वाली लाइन हो गई आपके लिए, है ना। ये सारी स्ट्रीम्स हैं, स्ट्रीम 1 2 3 4, दे आर मर्जिंग टुगेदर टू फॉर्म मेन रिवर। इनके इन स्ट्रीम को क्या कहेंगे हम लोग, ये इस मेन रिवर की क्या हुई,
ट्रिब्यूटरीज, ठीक है। और अल्टीमेटली ये जो रिवर होती है इट ड्रेन्स इनटू अ लार्जर वाटर बॉडी सच एज लेक और सी और एन ओशन। ओशन वाली बात को देखो, हम जैसे पढ़े लिखे लोगों को नहीं मानना चाहिए, क्योंकि हम भी जानते हैं इसमें कि सबसे पहले ओशन नहीं मिलेगा, रास्ते में सबसे पहले कौन मिलेगा? सी। और हम ये भी तो नहीं जान सकते कि वो ओशन में कब मिक्स हो जाएगा। मुझे क्या पता वो पानी कहां तक जा रहा है अंदर जाकर, उसका तो अस्तित्व खत्म हो गया ना, राइट। आप बाहर कपड़े सुखाने डालकर आए हो ठकुराइन, आपको पता होगा कि वो पानी अभी एटमॉस्फेयर की कौन सी लेयर में जाकर एवेपोरेट हो रहा है, कितनी हाइट पर पहुंच गया वो, नहीं ना। ऐसी समुद्र के अंदर हम भी नहीं पता लगा सकते कि सी में जो पानी गया है वो ओशन तक कहाँ तक गया है। तो ओशन वाली बात को मैं नहीं मानता, ठीक है। मुझे बात बकवास लगती है, लिखने के लिए ठीक है, देखो लिखना तो सब कुछ ही है, लेकिन मुझे ये टर्म ठीक नहीं लगती है, ठीक है, कि अल्टीमेटली वो ओशन में मर्ज हो जाती है। ओशन से पहले तो भाई साहब आपको सी मिलेगा ना रास्ते में। तो द एरिया ड्रेन्ड बाय अ सिंगल रिवर। अच्छा, सी और ओशन के बीच में डिफरेंस क्या है? मैं क्यों कह रहा हूँ ऐसा कि रास्ते में पहले सी मिलेगा ओशन नहीं मिलेगा? कभी ऐसा हो सकता है कि डायरेक्टली ओशन मिले सी ना मिले? कुछ तो किनारा होगा ना उसका। दुनिया में कोई ऐसी वाटर बॉडी है जिसका कोई किनारा ना हो? नहीं ना। और है तो सारे के सारे एक ही लैंडमास के पार्टनर, टूट टूट के ही तो बने। याद है एल्फ्रेड वेगनर की कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी? अभी तक मैंने उसके बारे में देखो जिक्र करा है, सिर्फ आपको ऐसे ही मैं बोलकर बताता हूँ। अभी वो 11th क्लास के अंदर ही आएगा, ऐसा मत सोचना कि सर ये आपने कहाँ करवाया था एल्फ्रेड वेगनर की कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। मैंने सिर्फ उसका जिक्र करा था आपसे। और याद है एक गूगल इमेजेस से वो दिखाया था मैंने, जिक्सॉ पजल फिट, उसने ये जोड़कर दिखाया था सारे कॉन्टिनेंट को। देखो ये एक ही लार्जर लैंड मास का पेंजिया पेंथालाजा का पार्ट, गोंडवाना लैंड का पार्ट थे, है ना। तो यहां पर देखो, द एरिया ड्रेन्ड बाय अ सिंगल रिवर सिस्टम इज कॉल्ड एज ड्रेनेज बेसिन। इसका एग्जांपल दूं मैं आपको? इसका एग्जांपल ऐसा मान लो, श्रेया आप मान लो इसका एग्जांपल, फिर मैं कुणाल एक तो मैं भी एग्जांपल देता हूँ इसका। श्रेया मान लो कि आपका जो एरिया है ना पंजाब के अंदर, वो ये है। आपका जो डिस्ट्रिक्ट है, जो जोन है, वो इतना है जिसमें आप रहते हो, आपकी फैमिली रहती है, आसपास के लोग रहते हैं, ये आपका इलाका है मतलब, ठीक है। अब यहाँ पर मान लो कि इंडस तो एक रिवर सिस्टम है, इंडस तो एक रिवर सिस्टम है। ये वाले एरिया से होते हुए रावी नदी जा रही है, ठीक है। अब यहां पर जाहिर सी बात होगी, क्योंकि मैंने पंजाब का जिक्र करा है, तो कुछ खेती बाड़ी वाले इलाके भी होंगे। बारिश के दिनों में इधर आसपास के बाउंड्री रीजन में, इस डिस्ट्रिक्ट के या कहीं पर भी कुछ ऐसा पानी वगैरह की वजह से, कभी कभार ये हैवी रेनफॉल वगैरह की वजह से ये कीचड़ भी आ जाता होगा, नदियां नाले चौक हो जाते होंगे, है ना। अब ये एक सिंगल रिवर ही कर रही ना ये सब, यहाँ पर पूरा का पूरा काम, जिसमें खेती बाड़ी करना, कीचड़ फैलाना, पूरा इस एरिया के लोगों को पानी सप्लाई करना, ड्रिंकिंग वाटर देना। तो मैं श्रेया के इस एरिया को, इस डिस्ट्रिक्ट को, इस जोन को क्या बोलूंगा? क्या बोलूंगा? ये रावी नदी का क्या हुआ? ड्रेनेज बेसिन हुआ, ड्रेनेज बेसिन। यानी कि समझ गए, ड्रेनेज बेसिन एक ऐसा एरिया है श्रेया, जो कि नदी जिस एरिया से होकर गुजर रही है, जहां जहां वो क्रॉस कर रही है और जिस एरिया तक जा रही है, वो उसका ड्रेनेज बेसिन है। लेकिन रूल यहां पर ये कहता है, लेट मी मार्क द रूल, बाय अ सिंगल रिवर, बाय अ सिंगल रिवर। वो रिवर सिस्टम नहीं होना चाहिए आपका। इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरीज टोटल मिलाकर ये कितनी हो जाती हैं? इंडस रिवर सिस्टम कितनी रिवर का सिस्टम हो जाता है? इंडस भी तो है ना यार,
6। ठीक है, लेकिन वहां पर आप ड्रेनेज बेसिन कह सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि आपको सर वो ड्रेनेज बेसिन नहीं होगा क्या, बिल्कुल होगा। लेकिन ड्रेनेज बेसिन फिर इतना हम लोग जनरली ऐसा नहीं मानते कि ड्रेनेज बेसिन में ऐसे ही मानते हैं कि एक एक रिवर का देखा जाता है। अरे एक नदी आसपास कहीं ना कहीं से तो एक एरिया को गीला करके निकल रही होगी ना, एकदम से थोड़ी ना वो सारी की सारी ट्रिब्यूटरीज और डिस्ट्रीब्यूटरीज बन जाएंगी, उसका भी तो टाइम होता है, एक जगह होती है उनके मिलने की, है ना। इसलिए हम लोग ड्रेनेज बेसिन को अलग अलग करके ही देखते हैं। जैसे अभी स्ट्रीम्स आ रही हैं, मान लो ये है रवि, ब्यास, सतलज, झेलम। अब ये मर्ज हो रही है, फाइनली ये मर्ज हो रही है इस वाले पॉइंट पर, जब चारों की चारों आ गई इसी वाले पॉइंट पर मिल रही है ना, ये इसने पहले रवि, ब्यास, सतलज, झेलम, है ना। अब ये इंडस में इस पॉइंट पे मान लो कि ये जो है वो मर्ज हो रही है फाइनली, झेलम के मिलने के बाद इसने मतलब फाइनली यहां पर मतलब जो है, अब हम कह सकते हैं कि 4 स्ट्रीम्स मिक्स हो गई हैं यहां पर। लेकिन बात वही है ना कि ड्रेनेज बेसिन तो सबका अलग अलग होगा ना, इसका मतलब ये जिस एरिया को गीला कर रहा होगा ये इतने एरिया को गीला करके जा रहा होगा, समझ पा रहे हो मेरी बात, ये इतने एरिया को गीला कर रहा होगा, ये यहां पर, इधर, इधर, इधर। अब समझ में आया मैं क्यों बोल रहा हूँ ड्रेनेज बेसिन, एक रिवर स्ट्रीम एक एक एरिया को ही तो गीला करके निकल रही होगी ना। अब अगर उस नदी के अंदर ये सारी की सारी ये जो मर्ज हो रही है, रवि, ब्यास, झेलम, चेनाब, सतलज, ये मर्ज हो गई, अब ये इंडस नदी के अंदर दम आ गई, तो अब जब इंडस नदी इन पांचों रिवर के संगम को लेकर जाकर आगे जाके जो जाएगी, तो ऑब्वियस ही बात है उसका जो ड्रेनेज बेसिन वाला जो एरिया होगा वो भी बड़ा हो जाएगा, वो भी बड़ा हो जाएगा, और ये फिर ज़्यादा फर्टिलिटी, ज़्यादा एल्यूवियल डिपॉजिट्स वगैरह यहाँ पर लेकर आएगा, है ना। लेकिन हम ऐसा अक्सर तो नहीं होता ना, एक एक पहले स्ट्रीम से एक एक रिवर छोटे छोटे एरिया से निकलेगी ना, इसलिए हम इसको कहते हैं कि एरिया ड्रेन बाय अ सिंगल रिवर। ड्रेन मतलब गीला करके गया है वो, जो नदी है उस एरिया को गीला करके गई है और भिगो कर गई है, और पानी का सप्लाई वहाँ से हो रहा है, खेती बाड़ी वहाँ पर हो रही है, कीचड़ वहाँ पर आ रहा है, ठीक है। अब कीचड़ आ रहा है यानी कि ये कीचड़ क्या है, नदी से आ रहा है तो यार एक वरदान ही है, फिर तो ये कीचड़ बेकार तो है नहीं। क्यों, ये अपने साथ क्या लेकर आ रहा है, ये क्या डिपॉजिट डिपॉजिट हो रहा है यहाँ पर, फ्रेश एलुवियल और सेडिमेंटेशन, राइट, ऐसे ही हो रहा है। आगे देखो, ये टर्म्स क्योंकि पहली बार आ रही है इसलिए मैं इत्मीनान से एक बार समझा रहा हूँ, क्योंकि अब जैसे पहली बार ड्रेनेज सिस्टम आप देख रहे हो अभी, इससे पहले छोटी क्लासेस में कोई ऐसा रिवर सिस्टम वगैरह 6 क्लास में हालांकि मैंने आपको दिखाया भी था थोड़ा सा, लास्ट की जो चैप्टर से 6 क्लास की ज्योग्राफी में, वहाँ पर भी हमने एक चैप्टर करा था ये, लेकिन थोड़ा सा स्टैंडर्ड रेस कर कर आया है आपके सामने चैप्टर। अब जब आप तमिलनाडु वगैरह पढ़ोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी ना, अगर एक ही बार मैं यहाँ से सारी चीज़ें क्लियर कर दूँ, ठीक है। फिर कुछ आपको हल्की फुल्की ट्रिब्यूटरीज डिस्ट्रीब्यूटरीज एक की दुक्की रिवर की मिल जाएंगी, वो पे स्टिकी नोट्स लगाकर एक फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन के तौर पर उनके नाम बस लिख लेना अपने नोट्स में, तो आपके कॉम्प्रिहेंसिव नोट बन जाएंगे, ठीक है। उसके बाद अब देखो क्या होता है, राइटर आपसे ये बोल रहा है कि अगर आप कभी भी किसी एक मैप पर देखोगे तो आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी, अगर कोई भी एक उठा हुआ एरिया है ना ज्योग्राफी में, किसी एक एरिया की टोपोग्राफी में एक वो एलिवेटेड एरिया उठा हुआ है, अब उठा हुआ एरिया कहाँ से होता है, मतलब वो प्लेन रीजन से थोड़ा सा ऊंचाई पर है, और वो ये भी हो सकता है कि वो ऊबड़ खाबड़ स्ट्रक्चर का हो, सच एस माउंटेन या अपलैंड। अब अपलैंड यहाँ पर किसको बोला जा रहा है, माउंटेन या फिर प्लेट्यू, ठीक है। तो वो दो ड्रेनेज बेसिन को डिवाइड करने का काम करता है। अब जब भी कोई ऐसा एक अपलैंड या माउंटेन वाला स्ट्रक्चर हो, जब वो दो ड्रेनेज बेसिन को
डिवाइड करने का काम करे, जब वो दो ड्रेनेज बेसिन को डिवाइड करने का काम करे, उसको हम लोग कहते हैं वाटर डिवाइड। यानी कि वाटर डिवाइड एक प्रकार से एक नेचुरल बैरियर हुआ ना, है ना। आप कहोगे सर समझ में नहीं आया, ये क्या है, ये अच्छे से क्लियर नहीं हुआ, ये कैसे डिवाइड कैसे कर रहा है, ये डिवाइड ऐसे कर रहा है। ध्यान से समझना, एक एग्जांपल देता हूं, अच्छे से पूरा क्लियर हो जाएगा आपको। यहां पर ना थोड़ा सा इसको मिटाना पड़ेगा मुझे, ये समझ आना, ये नेचुरल बैरियर है, इसको मैं मिटाता हूं, मुझे यहां पर बनाना है एक बादल। ठीक है, इस बादल के अंदर बड़े टाइम से कंडेंसेशन का प्रोसेस हो रहा है। इसके बाद बड़ी बेसब्री के बाद जब इसका लोड फुल हो गया, इसने बरसना शुरू करा। बरसने के बाद ये जिस एरिया में बरस रहा है, तो यहाँ पर देखो, ये यही है ना, ये एक अपलैंड स्ट्रक्चर है, ये देखो ऊपर की तरफ उठा हुआ है, और ऐसा स्ट्रक्चर है। अब ये दो, अब ये वाली जो जगह है, ये वाली, ये दो जगह हो सकती हैं। या तो फ्लैट है तो प्लेट्यू, और कोनिकल है तो हिल, या फिर माउंटेन। अभी यहाँ पर हमारे डायग्राम के हिसाब से क्या है, ये प्लेट्यू है ना। हो तो होने को तो लेकिन दोनों हो सकता है ना। अभी आपको राइटर ने रूल दिया ना कि एक एलिवेटेड एरिया होना चाहिए बस, या तो वो माउंटेन हो, हिल हो, या अपलैंड हो, कोई सा भी, राइट। अब क्या हुआ, बारिश हो रही है यहाँ पर बहुत तगड़ी तरीके से। ये है एक प्लेट्यू। सबसे पहले इस प्लेट्यू की रेखा बना देते हैं हम। पानी गिर रहा है, हमने अपने एग्जाम्पल के अंदर अगर बारिश को लिया कि बारिश एक एलिवेटेड चोटी पर जाकर गिर रहा है किसी भी एक टोपोग्राफिक स्ट्रक्चर में, तो ये वाली जो अब नदियां बनना स्टार्ट होंगी, मुझे इतना पता है कि पेरिनियल पेरिनियल तो नहीं होंगी, ये होंगी सीजनल रिवर्स, राइट। अब क्या हुआ, ये एक प्लेट्यू है, बारिश हो रही है, कुछ पानी जाएगा, कुछ पानी जाएगा इस साइड, कुछ पानी जाएगा इस साइड। अब हम अपने एग्जाम्पल के लिए दोनों साइड कुछ स्ट्रीम्स बनाना शुरू करते हैं। उससे पहले लेकिन एक बार के लिए एक रेखा और बनाते हैं एक प्लेट्यू की। वो हम बनाते हैं एक ये रहा,
और एक ये रहा। और हम क्या करेंगे, बादल बादल का एक स्ट्रक्चर यहाँ, और एक स्ट्रक्चर यहाँ। इसके अंदर भरवाते हैं ज़रा वाटर मॉलिक्यूल्स। कंडेंसेशन करवाने के लिए, इसका लोड फुल करवाने के लिए, और फिर करवाते हैं बारिश। बिल्कुल आराम से समझना है इसमें। देखो ये थोड़ा सा टाइम तो देखो आपको देना पड़ेगा इसके अंदर, पहली बार अगर सीख रहे हो तो ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये ऐसे ही सा होता ना तो मैं जल्दी जल्दी बोल के इसको आपको फटाफट से बता देता। इसकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी इंपॉर्टेंट है, इससे आप ये इंडियन मॉनसून क्लाइमेट वगैरह और वहाँ से आने वाली जो रिवर्स वगैरह ये भी सीख पाओगे आगे चलकर। तो बारिश यहाँ पर भी हो रही है इस एलिवेटेड स्ट्रक्चर पर, और यहाँ पर भी हो रही है। तो हमें इतने से एक रूल तो पता लग गया कि जब ये ऐसी हो रही है तो ये रेनफॉल होगी, सॉरी रेनफॉल नहीं, ये जो नदियाँ बनेगी वो बनेगी इससे, क्योंकि बारिश के पानी की वजह से जो बनेगी, बारिश सदाबहार तो होने नहीं वाली, वो होंगी सीजनल रिवर्स। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मैं सबसे पहले 3 रिवर स्ट्रीम्स बनाता हूँ आपके लिए, 3 एक तरफ 3 एक तरफ, 1 2 3, 1, ये जो दिख रहा है ना, ये जो बाउंड्री जा रही है उसी में बस 3 ले लेता हूँ, 2 3, फिर इस तरफ ले लेते हैं। इस तरह थोड़ा सा वो ब्लू के ऊपर ब्लू आ नहीं रहा है, तो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ आपके लिए येलो कलर से ले रहा हूँ मैं। आप समझ जाना कि वो नदी को ही डिनोट करने के लिए मैं येलो कलर ले रहा हूँ। 1 2 3, 1 2 3। बारिश हो रही है, ऊपर एक एलिवेटेड स्ट्रक्चर है, उसके ऊपर जब पानी गिरेगा तो दोनों साइड जा रहा है, कुछ यहाँ जा रहा है कुछ यहाँ जा रहा है। अब क्या होगा, इसके बाद यहाँ पर अगर आप बीच से देख सको, ये सारी तो हो गई स्ट्रीम्स। ये जो स्ट्रीम्स हैं, एक सेकंड रुकना, ये जो स्ट्रीम्स हैं ये एक संगम बनाएंगी इस रिवर का, देख रहे हो इसका। अब मुझे बता दो, इनमें इसका पानी इधर उधर जाने के काबिल है? बताओ, दो एरिया हो गए। बारिश का पानी तो एक ही बादल से निकला था कि नहीं निकला था, बीच वाले बादल को अगर आप पकड़ लो, लेकिन अब जब वो रिवर्स की फॉर्मेट के अंदर आया, जब वो सीजनल रिवर बनाने की जो प्रक्रिया स्टार्ट हुई, क्योंकि वो बन रहा है बारिश की वजह से, तो जो रिवर इस साइड होगी, स्ट्रीम ए बी सी डी कुछ भी करो, यहाँ पर तो सिर्फ एक ही बोल रखे थे उसने, रिवर स्ट्रीम है, और यहाँ पर रिवर स्ट्रीम भी। क्या यहाँ पर जो एरिया होगा
ये वाला पानी कभी भी इस वाले पानी के साथ मिक्स होगा, या फिर इसका कुछ लेना देना है कि ये एरिया जैसा भीग रहा है वो ऐसा एरिया यही भीगेगा? बताओ। मतलब जहाँ से ये नदी पास होकर जा रही है, बन तो गई ये नदी ना। हुआ है वाटर डिवाइड? सेपरेट हो गए दो ड्रेनेज बेसिन? कैसे? ये स्ट्रीम 1 और ये स्ट्रीम 2। ये एरिया इस एरिया से अलग है काफी ज्यादा। अच्छे से समझ में आया वाटर डिवाइड कैसे वर्क करता है? इसके लिए रूल क्या है? रूल है दिस। एक एलिवेटेड एरिया होना चाहिए उठा हुआ, फिर वो यहाँ पर देखो माउंटेन अपलैंड दे रखा है आप, लेकिन चाहो तो प्रॉपर तरीके से बोल सकते हो उसको, एक हिल, या कोई प्लेट्यू, हिल प्लेट्यू या माउंटेन। समझ में आया? तो ड्रेनेज बेसिन क्या था? जहां से नदी गुजरती है और एक एरिया को भिगा कर जाती है, यही था ना ड्रेनेज बेसिन। यानी कि अगर ये एक नदी है, और इस एरिया को भिगा कर जा रही है, जिसकी वजह से आगे चलकर यहाँ पर खेती बाड़ी वगैरह भी पॉसिबल हो सकता है, अगर वो एक टाइम के बाद भिगा कर जाए, पर्याप्त मात्रा में भिगा कर जाए, बहुत ज़्यादा भी फ्लडिंग ना करे। तो ये इस जगह का क्या बनेगा? ये नदी ने क्या बनाया यहाँ पर? अपना ड्रेनेज बेसिन। तो दुनिया का सबसे लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसिन जो है वो अमेजन रिवर का है, वो अमेजन रिवर का है। और इसके पीछे रीज़न क्या है? क्यों ड्रेनेज बेसिन किसी का भी मतलब बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा है, दुनिया का सबसे छोटा ड्रेनेज बेसिन किस बात के ऊपर डिपेंड करता है? कि वो नदी कितनी बड़ी है छोटी है, राइट? तो लार्जेस्ट रिवर वर्ल्ड की कौन सी है? लार्जेस्ट रिवर दुनिया की कौन सी है? नील क्या होता है? नाइल कहते हैं उसे, वो लॉन्गेस्ट है। नील क्या होता है? अमेजन रिवर लार्जेस्ट रिवर है। तो जितनी बड़ी रिवर उतना बड़ा ड्रेनेज बेसिन। वर्ल्ड की शॉर्टेस्ट रिवर कौन सी? स्मॉलेस्ट रिवर? ठाकुरान कौन सी है? आपके बाथरूम के नल का पानी, ठीक है? तो फालतू बातें होती हैं। तो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसिन इज दैट ऑफ अमेजन रिवर। तो जितना बड़ा ये रिवर एरिया, सॉरी, जितना बड़ा साइज रिवर का, उतना बड़ा एरिया को वो भिगा कर जाएगी ना। जैसे एक बात बताओ, मैं आपके सामने एक रिवर बना रहा हूँ, ये समझो इस चीज़ को एक बार के लिए, इसको मिटा देते हैं। मुझे बताओ, इनमें से सबसे छोटा
सबसे छोटा ड्रेनेज बेसिन किसका होगा, ए का, बी का या सी नदी का? बी का। उसका ड्रेनेज बेसिन हो सकता है ना कुछ इतना ही हो। ए का काफ़ी बड़ा, जिस एरिया को भिगा रही है, और सी का ठीक ठाक बड़ा हो सकता है। अब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ए क्या है इस डायग्राम के हिसाब से आपके लिए, सबसे बड़ी नदी है ना, तो उसका ड्रेनेज बेसिन भी जो है वो काफ़ी बड़ा होगा। और ऐसा भी नहीं है कि आप सोचो कि ड्रेनेज बेसिन लेंथ पे डिपेंड नहीं करता क्या सर, बिल्कुल करता है। एक बात बताओ, जैसे अब यही नदी को देख लो, चलो उसको लेंथ के बेसिस पे मान लो, वैसे बनाया तो देखो मैंने लेंथ के बेसिस पे ही है। अब मैं समझाने के लिए मुझे तो देखो फिर ये करना चाहिए था, अगर मुझे बड़ा या छोटा सी नदी को दिखाना होता कि इसको मैं बनाता सबसे मोटा, क्योंकि लार्जेस्ट साइज तो फिर नदी का ऐसे ही होगा, ठीक है, और इसको फिर इतना ही रहने देता और सी को बनाता इतना, तो आपको पता लग जाता है लार्जेस्ट है ये स्मॉलेस्ट है, ठीक है। लेकिन लेंथीएस्ट नदी भी आपको यही देखने को मिल रही है, लॉन्गेस्ट रिवर ये देखने को मिल रही है। तो ए जिस जिस एरिया से जाएगी उसको भी तो भिगाते चलेगी ये यहाँ पर। और बी कम भिगा पाएगी, क्योंकि उसकी हाइट नहीं इतनी। सी थोड़ा सा बी से ज़्यादा तो भिगा पाएगी एक एरिया को, पानी का सप्लाई दे पाएगी, लेकिन ए जितना नहीं। तो लेंथ के बेसिस पे भी डिसाइड होता है वैसे, क्योंकि लार्जेस्ट रिवर तो ये हो गई ना कि पानी कितना ज़्यादा है और वो जा कहाँ तक रही है, ये हो गई उसकी लेंथ। तो विच रिवर हैज़ द लार्जेस्ट बेसिन इन इंडिया, लार्जेस्ट रिवर सिस्टम किसका है? इंडस क्यों नहीं बोला, इंडस रिवर सिस्टम? वेरी गुड वेरी गुड। इंडस का कुछ हिस्सा, कुछ जो उसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, आपको पता है ना, वो 3 इंडस टोटल मिलाकर 6 होती है, तो इसमें आपको पता है ना, अकॉर्डिंग टू इंडस वाटर ट्रीटी 3 जो नदियों का पानी है वो पाकिस्तान के पास जाता है, 3 हमारे पास आता है, राइट। तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही, छोटा सा इंट्रोडक्शन हमने जो है इसको डिस्कस करा, लेकिन इससे कंसेप्चुअल क्लैरिटी मैंने आपको काफ़ी ज़्यादा दे दी है। अब हम बात करेंगे प्रॉपर तरीके से भारत के अंदर रिवर सिस्टम, ड्रेनेज सिस्टम की, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।